हम तब तक अपने बच्चों को मरने देंगे। एक अकेली पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक अकेला संगठन भीम आर्मी और एक आपका मात्र नेता चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट हो या सड़क हो या फिर मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, जो कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे। यूजीसी में आंदोलन कर रहे थे, इसको रोकने के लिए वो लोग कुशवाहा समाज को, उनकी दुकानों को जबरन बंद करवाते, मारपीट करते हैं। आप आंदोलन की आड़ में अराजकता नहीं कर सकते हैं। अराजकता करोगे तो पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी। ये बात मैं उनको जो अराजकता करना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ। मांगने से नहीं मिला, इसके लिए डिबेट हुई है और डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी। गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज वो अपना आशीर्वाद दे रहे, मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चैनफोर्ड सुधार समिति बनी। सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटर को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक, नहीं लखनऊ तक नहीं जा रही है। जोर से बताओ पहले, कितने परसेंट लोग? 3% लोग। फिर जब ये मॉन्टेगो चैनफोर्ड सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है, मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूँ, और डिबेट करो जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया कि 1928 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। कैसा ज्ञापन? जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया। और उसमें कहा कि एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते। और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है। जब तक आप वोटर नहीं बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले
तो बाबा साहब की सिफारिशों पर साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? कौन आया? साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक कमीशन था, एक कमेटी थी जो दलित पिछड़ों आदिवासियों के हालात जानने के लिए भारत आई। और जब साइमन कमीशन भारत आया और वो यहाँ से रिपोर्ट बनाकर लेके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और 3 बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर की सिफारिशों के कारण इस देश में कमजोर वर्गों को भी वोट का अधिकार मिला। और ये भारत पहला ऐसा देश है जहां संविधान के लागू होने के साथ सार्वभौमिक मताधिकार यानी के महिलाओं से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, चाहे उसके तन पे कपड़े न हो, चाहे उसके सर पे छत न हो, चाहे उसके खाने को रोटी न हो, चाहे वो पढ़ा लिखा न हो, हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ है मेरे साथ। और मैं वोट की ताकत बताता हूँ। वोट की ताकत समझो। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं, चुनाव के समय आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पे बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आप मर जाना, आप गल जाना, आप सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिलाते गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, उसका एकमात्र कारण ये है कि बाबा साहब अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगा के गए। प्यारे साथियों, ये छोड़ रहे हैं, मैं चेतावनी के साथ चाहता हूँ कि अगर ये मेरे लोग हैं तो अपनी जगहों पर बैठे, वरना मैं मानूंगा कि ये मेरे लोग नहीं है, और फिर मैं ये मानूंगा कि जो लोग मेरे नहीं है वो इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए यहाँ आए। ये जो इस पूरी पंक्ति में लोग, इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं पुलिस प्रशासन के भाइयों से आग्रह करूंगा कि इनको बिठवाइए। इनकी वजह से यहाँ से लेकर वहां तक डिस्टर्ब हो रहा। बैठिए आप लोग, बैठे, मजाक समझ रहे आप लोग। कार्यकर्ताओं ने गुरु रविदास जी के नाम पे बने जिलों का नाम बदलने का काम किया था। और जब प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए कर्मचारी लड़ रहा था तो प्रमोशन में कर्मचारियों को फोन के आंसू लाने वाले लोग भी आज आपके होने की बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर आपने दो दुश्मन में फर्क नहीं महसूस किया तो दोस्त दुश्मन दोस्त बन गए, कब आपकी पीठ पे छुरा खोल देगा आपको पता नहीं। एक तरफ हम लोग हैं जो कमसार के परिवार को नहीं जानते, जो सोनू कश्यप के परिवार को नहीं जानते, जो कौशाम्बी की अपनी बाल बहन के परिवार को नहीं जानते, किशोर प्रजापति के परिवार को नहीं जानते, आकाश फूले के परिवार को नहीं जानते, पहलवान बेटियों के कभी घर नहीं गए, लेकिन जब उनके ऊपर अन्याय की कोई भी लाठी पड़ती है, उनके ऊपर जुल्म होता है तो जान की बाजी लगा के उनके लिए लड़ने के लिए जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो चुनावी फायदे के लिए तमाम तरह के नारे पकड़ने का काम करते हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको राजकाज करने का जब मौका मिला
तो आपके बच्चों को जो अधिकार मिल रहे थे, सरकारी ठेकेदारी में जो आरक्षण मिल रहा था, उन आरक्षण को खत्म करने का काम इन्हीं सरकारों ने किया। और तो और माननीय काशीराम साहब के नाम पे जो अवकाश रखा गया था, उस अवकाश को भी खत्म करने का काम, जो जाति के आधार पे तो बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पे मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों से हमें अब सावधान भी रहना। प्यारे साथियों, आपके सामने है किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में एक विधानसभा बनती है सुरक्षित नाटोर विधानसभा में 30,000 फार्म, मेरी बात को मीडिया के लोग गौर से सुनना, 30,000 फार्म आपत्तियां दर्ज कराकर तहसीलदार के कार्यालय में रात चुपचाप भेजी गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, तहसीलदार मुझे जब पूछा गया तो तहसीलदार महोदय बोले कल तक तो नहीं थी, रातों रात में कहां से आ गई। एक ही नाम से 100 आपत्तियां, एक बूथ पे 100 वोट काटने की तैयारी, यही SIR है जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि SIR के नाम पे कमजोर वर्गों के वोट काटने का काम ये मनुवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी। और इस सरकार को अगर ये हमारे वोटों को छीनने का काम करेगी, सरकार को सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, आप महसूस करो, मैंने आपको बताया कि वोट के अधिकार से आपको क्या मिला है, लेकिन आप ये महसूस करो कि आपके वोट को चुपचाप कैसे काटा जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज की गई, आपको जान के अचरज होगा कि जब उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, मेरे साइन भी नकली है, मेरी पासबुक से मिलवा लो, मेरे और डॉक्यूमेंट से मिलवा लो, मेरे आधार कार्ड से मिलवा लो, मेरे साइन ही नहीं है। इसका मतलब SIR की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोट विरोधी वोटों को, जिनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी वोटर है, ईसाई भाई है, उनके वोटों को काटने का काम कर रही है। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी से, वो दिन चले गए कि कमजोर वर्गों के लोगों में जुल्म होता था, उनके अधिकार छीनते थे, वो चुपचाप देखते थे। अगर यह न्यायपूर्ण प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। मेरी बात गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना। सरकार के लोगों, कभी गलतफहमी में हो, गलतफहमी दूर कर लो। ये वोट मांगने से नहीं मिली, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानी से मिली है। एक भी वोट कटने नहीं देंगे, मेरी बात को याद रखना। और जो अधिकारी सम्मिलित होगा, राजकाज बदलेगा, और बिना राजकाज बदले भी जो अधिकारी सम्मिलित होगा, उसके दफ्तर के बाहर ऐसे धरना देने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे कि आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए कह रहा हूँ नौजवानों को, जो नौजवान बहुत नारे लगाते हैं, उनको जाके अपनी वोट की रक्षा करनी है, माँ बहनों के वोट की रक्षा करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की वोट की रक्षा करनी है, अपने क्षेत्र की वोट की रक्षा करनी है। अगर वोट की रक्षा नहीं करोगे तो चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेंगे, वोट डालने जाओगे और आप पे वोट ही नहीं होगा, तो कैसे चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी को, कैसे भीम आर्मी को, कैसे गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों को कैसे ताकत दोगे? कैसे अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह की जो टैक्सेज आपके ऊपर थोपे गए, इनको कैसे खत्म करोगे? कैसे अपनी बच्चियों की रक्षा करोगे? कैसे अपने बच्चों की रक्षा करोगे? कैसे अपनी जमीनों की रक्षा करोगे? कैसे अपने हक अधिकारों की रक्षा करोगे? क्योंकि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, जब अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब करने के लिए आपको बटन दबाना होता है। अगर बटन दबाओगे कोई और, तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, और बटन दबाओगे आजाद समाज पार्टी का, तो क्या मिलेगा पता है नहीं पता है?
मैं बताता हूं क्या मिलेगा। 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सुनो एक बार, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में वो एजुकेशन मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल 20,000 रुपए महीने की फीस लेकर भी नहीं दे पाएगा। मेरी बात को याद है। और ये प्राइमरी स्कूलों से शुरू होगा। बुनियाद मजबूत करेंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि बड़े बड़े धन्ना सेठ भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते फिरेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे और इतना मजबूत बनाएंगे आपके आने वाली नस्लों को। और जो आज आपकी नस्लें हैं कि वो 2000 रुपए नहीं मांगेगी, वो 50,000 रुपए का रोजगार करके आपके आंसू पूछने का काम करेगी, आपके गरीबों को ठगने का काम करेगी, आपके सपने पूरा करने का काम करेगी। प्यारे साथियों, क्या बदलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से बदलेगा कि आपको अच्छा इलाज मिलेगा बिना बहुत पैसा चुकाए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया था पैसे की कमी के कारण, दर्द लेके घूम रहा हूँ। आप में एक जैसे परिवारों से आते हैं। मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती उस समय, मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे पिताजी घर में बैठ के मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होते और अपने दिल से मुझे आशीर्वाद दुआ दे रहे होते। लेकिन इस बरस सिस्टम ने, इस लूटमारी ने एक बेटे से उनके हीरो को, पिता को छीन लिया। उसी दिन हमने तय किया था कि जब राजकाज बनेगा ऐसा हेल्थ सिस्टम लागू करेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां, तमाम टेस्ट, तमाम रिपोर्टें, तमाम इलाज इतने कम पैसे में होगा कि किसी गरीब को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी गरीब को अपने बहन मां को अपने जेवर नहीं गिरवी रखनी पड़ेंगे, किसी बहन बेटी को कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। इस कर्ज को उतारने में 10 साल उनके सर के बाल नहीं उड़ेंगे, उनके चपले नहीं घिसेंगी। मैं वचन देकर आपसे कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत रूप से और आजाद समाज पार्टी संपूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए में ऐसा इलाज नहीं मिलेगा जैसा सरकारी अस्पतालों में करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। तो पुलिस ने दबाव बना के झूठा मुकदमा उसके खिलाफ करा दिया। गरीबों को जो जमीनें मिली थी उन जमीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कब साड़ में आपकी बच्ची को दरिंदे उठा ले गए, उसकी बहादुर शेर ने मैंने रोकने का काम किया तो फरसे से उसको काट कर मार दिया। सोनू कश्यप मेरे भाई को, सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया, चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया। और जब मैं मिलने गया पुलिस की बाड़ लगा के मुझे रोकने का काम किया। अगर बांग्लादेश में एक दलित की जान जाती है तो सब रोते हैं, मुझे तो तकलीफ होती है, मैं रोता हूं। मैं तो सरकार से आवाज उठा कहता हूं कि न्याय दिलाओ, लेकिन जब यहाँ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का दमन होता है तो कोई नहीं बोलता। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं से रेप हत्या होती है। किसकी माँ है वो, किसकी बहनें हैं वो, किसकी बच्चियां हैं वो? मैं कह रहा हूँ बटन दबाने से मिलेगा कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर कोई गुंडागर्दी कर देगा तो पुलिस के भाइयों से कहेंगे कि इस गुंडे को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कोई गुंडागर्दी की सोच भी अपने दिमाग में ना रखे। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा बटन दबाने से? क्या बात जाके बतानी है गांव में? बटन दबाने से मिलेगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या मिलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से प्राइवेट सेक्टर में 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। SC ST OBC के बच्चों को
रिजर्वेशन जो है 98% प्राइवेट सेक्टर में मिलने का काम होगा। क्या मिलेगा बटन दबाने से? क्या मिलेगा? उद्योग धंधे लगेंगे आपके क्षेत्रों में और आपको 10 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिलने का काम होगा। आपकी जेब में पैसा आएगा, आपको जीने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से मिलेगा कि अपने महापुरुषों के जयंती के कार्यक्रम को, अपने महापुरुषों के धार्मिक उत्सव के कार्यक्रम को मनाने के लिए गली गली चुराए चुराए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अधिकारी बुला के परमिशन देगा और कार्यक्रम को सफल बनाएगा सुरक्षित रूप से। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा? प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वो मिलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो ये मिलेगा प्यारे साथियों कि स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, इज्जत से जिंदगी मिलेगी। जाति धर्म के आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, कल जो है एक दिन पहले हमारी सरकार ने अमेरिका से एक डील जो है वो फाइनल की है। उस डील से क्या होगा मिनिमम शब्दों में बता रहा हूं। डील में क्या हुआ है कि 18% जो है ट्रम्प साहब हमारा जो भी सामान जाएगा उस पे जो है वो टैक्स लगाएंगे। 18% का 18% टैक्स लगाएंगे और जब उनका सामान को यहाँ बिकने आएगा तो हमारी सरकार जो 150% टैक्स लगाती थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, तो यूजीसी को रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। दूसरी तरफ जो आपके हितैषी बनने की बात करते हैं नेता, वो सारे नेता चुप्पी बांध के टेप लगा के बिलों में घुस गए थे। जिसे वोट के नफे नुकसान की फिक्र नहीं थी, वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी थी जो ये कह रही थी कि आप तो काल्पनिक विषयों में डर रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। हर साल हमारे तो लगभग 72 बच्चे जो हैं उनकी जान जा रही है, सुसाइड करके संस्थानिक हत्या हो रही है। हम कब तक अपने बच्चों को मरने देंगे? एक अकेली पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक अकेला संगठन भीम आर्मी और एक आपका मात्र नेता चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट हो या सड़क हो या फिर मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे, हम यूजीसी को लागू करा कर रहेंगे। और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई है तो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पे कि हम सरकार को बताएंगे कि इतनी आसानी से आपको बच के निकलने का मौका नहीं देंगे। सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को की जो हत्याएं हो रही है, संस्थानिक हत्याएं, उनको रोकना पड़ेगा। प्यारे साथियों, अभी न्यायपालिका ने 2 आदेश दिए। न्यायपालिका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक उन्होंने ये कहा है कि भाई पुलिस को स्टेट बनने का अधिकार नहीं है, पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, न्याय की जिम्मेदारी न्यायपालिका पे है। तो उन्होंने कहा है कि झूठी जबरन मुठभेड़ में लोगों को गोलियां मारना बंद करो। मैं गारंटी से कहता हूं पुलिस कभी ये गलत काम नहीं करती, सरकार दबाव बना के उनसे गलत काम कराती है। लेकिन मैं पुलिस के भाइयों को कहना चाहता हूं, कल जब कोर्ट डंडा चलाएगा तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपसे रिकवरी होगी। इस तानाशाही सरकार को खुश करने के लिए संविधान को और अपने मूल्यों को कमजोर करने का काम मत करो मेरे भाइयों बहनों। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, आपके माथे पे अशोक है। इस अशोक की जिनको देख के गरीब किसान से लाखों गुंडों के बीच में हो, ये महसूस करता है कि मेरा रक्षक आ गया है, मेरी रक्षा करने वाला आ गया है। आपके ऊपर सवाल खड़े होते बड़ी तकलीफ होती है।
इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कल कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, इसलिए ध्यान रख के काम करो। ये सत्ता तो चली जाएगी, ये सत्ता ज्यादा देर की है भी नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जन सैलाब बता रहा है कि ये सत्ता तो जाने वाली है, इनका घमंड तो टूटने वाला है। प्यारे साथियों, एक और ऑर्डर आया कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है, बुलडोजर से बिना न्याय सुनिश्चित हुए आप किसी के घरों को नहीं ढा सकते हो। दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं, दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी पे रोक लगाई, हमने तो न्यायपालिका का उसमें भी सम्मान किया। लेकिन जब हमें अपने बच्चों की जीवन रक्षा के बारे में चुनना होगा तो हम वो लोग नहीं हैं जो हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे। हमारा संविधान हमें आंदोलन का अधिकार देता है, हम आंदोलन करके अपने बच्चों की संस्थानिक हत्या रोकने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, ये कन्नौज है, कन्नौज में इंद्र के व्यवसायी सरकारी डंडे के आगे परेशान नजर आते हैं। मेरी एक बहन ने मुझे इत्र दिया था, अभी मुझसे कहा कि भैया यहाँ का इत्र है। मैं इत्र व्यापारियों को भी कहना चाहता हूँ, सरकारी उपेक्षा का शिकार हो आप लोग। अभी बजट आया है, ऊंट के मुंह में जीरा, इतने बड़े बहुजन समाज को 10% पैसा भी सरकार ने नहीं दिया, जबकि बजट में संख्या के आधार में आपकी हिस्सेदारी बैठती है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि राजकाज बना लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपको तमाम तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी। और गुंडागर्दी हद कर गई है। यूजीसी पे आंदोलन कर रहे थे, इसको रोकने के लिए वो लोग कुशवाहा समाज को, उनकी दुकानों को जबरन बंद करवाते, मारपीट करते हैं। आप आंदोलन की आड़ में अराजकता नहीं कर सकते हैं। अराजकता करोगे तो पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी। ये बात मैं उनको जो अराजकता करना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ। आज कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि सुरेंद्र वाल्मीकि नाम के पार्षद को किस तरह से 150 मीटर लखनऊ में पीट के खींचा जाता है, उसको डंडों से मारा जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। और तो कोई क्या पूछेगा, वो जिस पार्टी में उन नेताओं ने नहीं पूछा, और तो कोई क्या पूछेगा जिस पार्टी में वो है, जिस प्रदेश की राजधानी में वो हमारा था, उन्हीं पार्टी के नेताओं ने सुधरी। जब अपना नेता ही हाथ छोड़ दे फिर तो जुल्म होना है ही लाजमी। और एक तरफ हरदोई में भीम आर्मी के खिलाफ करणबाजी और उनके साथियों को झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम सरकार के दबाव में किया गया। मेरी बात को याद रखना, आपका नेता आपका हाथ छोड़ के भागने वाला नहीं है, आपका संगठन आपका हाथ छोड़ के भागने वाला नहीं है। अगर जुल्म किया जाएगा तो जुल्म का मुकाबला होगा। हरदोई में ऐसा आंदोलन होगा कि हरदोई जाम हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये मेरा ऐलान है। मैंने वहां के अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो। और मैं आपको गारंटी देके बताता हूं, मैं वकील हूं, अगले एक हफ्ते के अंदर झूठी एफआईआर करने वाले पुलिस के भाइयों पे, क्योंकि उन्होंने दबाव में संविधान का उल्लंघन किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ भी एफआईआर कोर्ट से हम लोग दर्ज कराएंगे। उसकी तैयारी भी हमने कल रात ही कर ली थी। एक हफ्ते में आप पढ़ लेना कि झूठे मुकदमे सरकार को खुश करने वाले लोगों पे कार्रवाई हुई, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल में जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सम्मानित साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे मुझे कहनी है। आज लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है, आप देखिए कैसे कि चुनाव से पहले कोई लाडली बहन योजना के नाम पे, कोई मां बहन योजना के नाम पे, किसी और योजना के नाम पे पैसे देके लोगों की वोट को खरीदने का काम किया जाता है। और जिन महापुरुषों को हम लोग मानते हैं, उन महापुरुषों ने कहा है कि वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि वोट को बेचना नहीं है,
वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। वोट को बेचने का मतलब है बहन बेटी को बेचना। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पैसा गरीबों को मिले इसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ गरीबों को पैसा मिले, मैं तो चाहता हूँ महिलाओं को सशक्त किया जाए, लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों पूरे 5 साल सरकार हर महीने गरीब परिवारों को हजारों क्या लाखों रुपए दे। पूंजीपतियों को जो पैसा लुटाया जाता है वो गरीब परिवारों को दे, मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन चुनाव के समय 2-3 महीने पहले वोट को खरीदने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए पैसा दिया जाता। आप समझो, आज आपकी वोट को खरीदेंगे 20-30 हजार रुपए में, अगले 5 साल आपके बच्चों को जुर्म जात के अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा। आप समझो, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये इतने ही देती है तो 5 साल के योजना लागू करें और चुनाव के बाद में उन योजनाओं को जारी रखें। प्यारे साथियों, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से यहाँ से जब घर जाओ तो चैन से मत बैठना, एक एक घर घर जाना, जो बातें मैंने मन से कही है इनको घर घर तक पहुँचाना, अपने संगठन को मजबूत करना, वोट की ताकत को बताना, वोट की ताकत से जो बदलाव होगा वो बताना, एक एक घर घर जाके माओ बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तैयार करना और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना। न्यूनतम वेतन जो है, जो मिलता है उसमें वृद्धि और उसके लिए आवाज उठाई। प्यारे साथियों, पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, वेतन विसंगतियां दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इसकी मांग उठाई। पीआरटी होमगार्ड जवानों के लिए वेतन वृद्धि की मांग उठाई, सुविधा मिले ये मांग उठाई। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को अच्छा वेतन मिले इसकी आवाज उठाई। किसान की आमदनी बढ़े इसकी आवाज उठाई। नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले इसकी आवाज उठाई। और अभी तो एक सांसद है आपका, जब आपके सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये सारी मांगे लागू होगी। पुलिस के भाइयों को भी मदद होगी, पीआरटी के जवानों को भी मदद होगी, आशा आंगनबाड़ी बहनों को भी मदद होगी, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को भी मदद होगी। इसलिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जाना, घर पहुंचना है, फिर घर से निकलना है, एक एक घर के जाकर मेरी बात को समझाने का काम करना है। जब आप मेरी बात को समझाने का काम करोगे फिर बदलाव होगा। करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ मांगे बताओ, वो जो वहां ऊंचे पे खड़े हैं और ये जो 2 लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं इस वजह से कि मैं इनका नाम लूं, और ये पेड़ भी इतना मजबूत नहीं है। देखो, देख रहे हो पेड़, ये पेड़ नहीं है, और देखो जान की बाजी लगा रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि मैं सभा में देखता रहता हूं कि कौन कहां चढ़ा हुआ है, तो ये पेड़ पे चढ़ गए थे। देखो, लेकिन मैं इनको भी ये कहना चाहता हूं कि पेड़ पे चढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करने से काम आगे बढ़ेगा, मेहनत करने से ताकत बढ़ेगी। प्यारे साथियों, दक्ष यादव प्रत्याशी है हमारे स्नातक एमएलसी के आगरा, जो जोन है